हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं पार्ट नंबर 4 फिजिक्स का, जो प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस, बिहार दुर्गा के लिए। आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन क्या क्या कैसे कैसे है और उसका डिस्कशन किस प्रकार है। पहला प्रश्न है, इसमें जो पहला प्रश्न है सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? देखो, गैल्वेनोमीटर है, उसके बाद एनीमोमीटर है, लैक्टोमीटर है और बैरोमीटर है। तो तीनों के बारे में जान लीजिए। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, क्या मापा जाता है? यह है दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायु दाब मापते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापते हैं? वायु की गति मापते हैं। जब तीन अलग हो ही गया, एक जो बचा वही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर अलग बचा, यही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रश्न में है, ऑप्शन नंबर 1 में है स्पीडोमीटर, उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 में है टाइकोमीटर और उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में है एनीमोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है क्रोनोमीटर है। अब चारों लग रहा है कि आंसर है, लेकिन आंसर क्या होगा इसका आंसर जो हो जाएगा टाइकोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइकोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए और देखते हैं, विभव मापी मूलतः एक है। आपको बताया है कि विभव मापी जो है ये किसका मात्रक है? तो विभव मापी जो है यह विभवांतर का मात्रक है। किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह मापन का एक उपकरण है। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर एमीटर हो जाएगा। क्लियर? एमीटर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखा जाए, एमीटर क्या है, या एमीटर जो ऑप्शन के हिसाब से है किस ऑप्शन में सटीक बैठेगा? और देखा जाए, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। बात सही है, किया जा सकता है। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। सॉरी, कुछ क्षण के लिए कुछ कार्य पड़ गया था, हमें जाना पड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसका आंसर हम लोग देख लिए थे, सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी तीनों ऑप्शन सटीक है। किसको मापने के लिए स्टैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? आओ देखते हैं इसको। शुद्ध गतिक श्यानता, अपवर्तनांक सूचक, प्रकाशित क्रियाकलाप। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आपको पता होनी चाहिए इसका आंसर, जो इसका जो इंग्लिश होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला है ओडोमीटर। एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसे मापने के लिए किया जाता है? तो गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग गाड़ियों में किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर में या एक क्षेत्र मीटर है, एक एरिया मीटर है? आओ देखा जाए इसमें, ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पिटोट ट्यूब। क्या हो जाएगा? ये पिटोट ट्यूब। और नेक्स्ट देखते हैं, टाइकोमीटर
के द्वारा किसे मापन किया जाता है? इसका भी आंसर हो जाएगा गति पालक चक्र, फ्लाई व्हील की गुणात्मक चाल, यानी कि गति पालक चक्र की जो गुणात्मक चाल होती है उसका मापन जो किया जाता है वह टैकोमीटर से किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। अभी देखे थे हम लोग चक्कर प्रति मिनट, चक्कर प्रति मिनट। नेक्स्ट आओ देखते हैं, नेक्स्ट में है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में होता है। क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन है करंट और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, वोल्ट मीटर और करंट मीटर। लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, यानी कि तीनों होता है मल्टीमीटर में, वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। नेक्स्ट देखते हैं आओ रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? प्रश्न में है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। ये तो लग रहा है कि सही है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ये भी बात सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है या मेजरमेंट किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 इंटेंसिटी या तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये कतई सही नहीं है, ये गलत है। देखिए रिएक्टर भूकंप जो होता है, रिएक्टर जो पैमाना होता है ये 7 से ऊपर जो भूकंप की इंटेंसिटी या तीव्रता होता है उससे अत्यधिक विनाशकारी मानता है। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए। आओ नेक्स्ट देखते हैं पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखो कितना शानदार प्रश्न है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वह यंत्र है सोनार। सोनार यानी पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अब प्रश्न आता है कि यह किस तरंग के ऊपर कार्य करता है? तो यह अल्ट्रा वायलेट रेज के ऊपर, किरण के ऊपर कार्य करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सोनार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आओ देख लो थोड़ा सा और डिफाइन करके इसको जो दिया गया है। पहला है सोनार, इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। अभी हमने बताया आपको। यह साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका जो फुल फॉर्म होता है उसी का संक्षिप्त रूप है सोनार। उसी का संक्षिप्त रूप क्या है? सोनार है। इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं नीचे, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर की स्थिति का पता चल जाता है। लेजर जो नेक्स्ट ऑप्शन में था, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एच. मेमन ने की थी। कब की थी? 1960 में। यह लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। कई बार आपको लेजर के फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो उसका जो फुल फॉर्म होगा लाइट एप्लीकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में, धातुओं को जोड़ने और काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अब और रडार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है रडार। इसी का संक्षिप्त रूप है रडार। इसी का संक्षिप्त रूप है रडार। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा, ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है
उसके बाद से नेक्स्ट ऑप्शन में था स्कूबा। इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। यह सेल्फ कंटेंड अंडर वाटर ब्रीदिंग apparatus है और इसी का यह संक्षिप्त रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्कूबा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है? आप देखो इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन में है प्रकाश की गहराई, दूसरा ऑप्शन में है मछलियों की सघनता, तीसरा ऑप्शन में है पानी की गहराई, चौथा ऑप्शन में है समुद्री वनस्पति की सघनता। इसका आंसर जो हो जाएगा, जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, इकोलोकेशन पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? लैक्टोमीटर प्रयोग में लाया जाता है। थर्मोमीटर तापमान है, बैरोमीटर वायु दाब है, हाइड्रोमीटर घनत्व है। और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, मापक यंत्र और मापन। जैसे हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? द्रवों के अपेक्षित घनत्व को मापते हैं। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता या घनत्व को मापते हैं। बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अब थर्मोमीटर से क्या मापते हैं? तापमान का मेजरमेंट किया जाता है। इसको प्रॉपर वे में नोट्स बनाकर अपने आगामी परीक्षा के लिए, एकदम साइंस का, फिजिक्स का टॉपिक है ये, इसको देखिए और बार बार रिवीजन करिए। और नेक्स्ट देखा जाए, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है जी? ओडोमीटर का। आओ देख लो, इसका आंसर बी हो जाएगा, मापक यंत्र जो ओडोमीटर है। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों द्वारा चली गई दूरी। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? वायुयान की गति। और स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहनों की गति। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में है मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? अभी पढ़े थे हम लोग, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी का मेजरमेंट करता है, मापता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। नेक्स्ट है वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। अभी यह क्वेश्चन का आंसर 3 बार घूम चुका है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो मापने के लिए किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है और देखते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग पढ़े थे, एमीटर के बारे में पढ़े थे, रियोस्टेट के बारे में पढ़े थे, वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े थे। अब इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। यानी कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को ज्ञात करने के लिए या दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, देखो वही है, उसको थोड़ा सा और डिस्कशन बेहतरीन तरीक़ा से कर दिया जाए। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा या विद्युत धारा का मान ज्ञात करने के लिए, मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद रियोस्टेट में क्या किया जाता है? ये प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, रियोस्टेट। और वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी पढ़े थे ना, अभी पढ़े थे जस्ट हम लोग, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, नेक्स्ट में है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो वाहन की गति जानने में मदद क्या करता है? तो आपको जानकारी है, स्पीडोमीटर करता है। और नेक्स्ट देखते हैं, इकोलोकेशन का एक प्रकार है,
ये इको लोकेशन जो है किसका प्रकार है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे सोनार के बारे में। किसके बारे में? सोनार के बारे में। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के बारे में पढ़े थे। इको लोकेशन जो है सोनार का ही एक प्रकार है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ये तो रीजनिंग टाइप आ गया है। अमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, तो ओम मीटर किससे संबंधित है? बताओ आप। अमीटर संबंधित है विद्युत धारा से, तो ओम मीटर किससे संबंधित है? तो ओम मीटर जाहिर सी बात है यह प्रतिरोध से संबंधित है। ये तो रीजनिंग टाइप सवाल आ गया फिजिक्स में। अब देखा जाए नेक्स्ट में क्या है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अब देखो इसका बारे में फर्स्ट क्वेश्चन में ही हम लोग देखे थे कि एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के गति या पवन के वेग को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है? सेम क्वेश्चन, इसका भी आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। और नेक्स्ट देखते हैं। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आ गया बात वही सेम, हवा की या वायु की गति को मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? बताओ, झूठ के पता लगाने वाली भी मशीन विकसित है। टेलीस्कोप तो होगा ही नहीं, फोटोमीटर नहीं होगा, पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है झूठ का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट देखा जाए, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? तब पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, जिसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? झूठ की पता लगाने के लिए, झूठ पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भट्टी बोले तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो तापमान है उसको अंकित करने के लिए या मेजरमेंट करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माने जिस वस्तु की ताप बहुत अधिक हो उसे मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अब देखिए आ गया सदिश और अदिश के बारे में। सदिश राशि के बारे में कहा जाता है कि वे राशियां जो परिमाण और दिशा दोनों बताती हो, दोनों निहित हो, इस सदिश राशि कहलाती है। अदिश राशि वे राशि जो केवल परिमाण बताता हो और दिशा न बताता हो, अदिश राशि कहलाता है। अब देखिए सदिश राशि में एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएगा बल, वेग, विस्थापन, बल आघूर्ण, तो बहुत सारा है। अदिश राशि में अगर देखा जाए तो अदिश राशि में हो जाएगा ऊर्जा, कार्य, द्रव्यमान, समय, शक्ति और बहुत सारा ETC बहुत सारा है। इनके अंतर्गत सदिश राशि जो है उसमें दिशा और परिमाण दोनों निहित होता है। अदिश राशि में जो है केवल परिमाण ही निहित रहता है, दिशा निहित नहीं रहता है। तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? इसका आंसर जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। देखो संवेग सदिश, बल सदिश और वेग भी सदिश, लेकिन द्रव्यमान जो है अलग है, ये हो जाएगा अदिश। और नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है कि किसका केवल परिमाण है दिशा नहीं है?
किसका केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो कार्य का केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी राशि हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। अभी पढ़े थे हम लोग कार्य, संवेग में दिशा परिमाण दोनों होता है, विस्थापन में दिशा परिमाण दोनों होता है। यानी कि संवेग जो है ये सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। इसका मतलब अदिश है, तो विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है, बल अंगुर सदिश है, बच गया शक्ति क्या है, अदिश है। ऐसे ही देखते रहो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो कंफ्यूजन है मैसेज करो, बताओ, उसके बाद से फिर उस पर चर्चा हम करेंगे। ये केवल प्रीवियस क्वेश्चन है उनके लिए जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी के लिए तैयारी करते हो, वो एक बार साइंस देखें। इससे फिजिक्स के लिए बहुत अधिक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। आओ आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। अब समझो, यहाँ वेक्टर का मतलब होता है रे बाबू सदिश, स्केलर का मतलब होता है अदिश। इसका मतलब क्या होता है, अदिश। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में ला दिया है, वेक्टर बता के थोड़ा सा कंफ्यूजन में ला दिया है। अब देखो, गति आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, कह रहा है कि कौन से वेक्टर मात्रा नहीं है। अब विद्युत प्रवाह जो है ना, वेक्टर मात्रा नहीं है। बाकी विस्थापन, आवेग, गति, बल का गुरुत्व, ये सब सदिश है। बाकी जो है विद्युत का प्रवाह, ये क्या है, अदिश है, अदिश राशि है। नेक्स्ट देखो, आओ, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है। अब देखो आ गया ना बात, अदिश राशि कौन सी है। हम बता रहे हैं कि बल सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, दाब जो है यहाँ अदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे उचित विकल्प चुने, संवेग में क्या होता है। तो संवेग जो है, आप समझ जाना कि संवेग में दिशा और परिमाण दोनों होता है। यानी संवेग जो है सदिश राशि है, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होगा। क्लियर। और नेक्स्ट देखते हैं, सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है। सदिश राशि का इसमें उदाहरण क्या है, देख लो क्या है। वजन तो होगा नहीं, तापमान तो होगा नहीं, लंबाई तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं, एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है। निम्न में कौन सा एक सदिश राशि है। इसमें जो सदिश राशि हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, कार्य अदिश, गति अदिश, ऊर्जा अदिश, बाकी जो विस्थापन है ये हो जाएगा सदिश। और नेक्स्ट देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है। वेक्टर का बात आया ना, फिर से ये सदिश पूछ रहा है, सदिश राशि कौन है। समय, दूरी और तापमान तीनों जो है आपका है ये अदिश, बाकी वो बच गया सदिश। नेक्स्ट देखते हैं, आओ, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है। बल और वेग नहीं हो सकता है, जहां बल लग सकता है कोई जरूरी नहीं है वहां वेग समान होगा। बल और त्वरण, जहां बल लगेगा वहां त्वरित गति भी वस्तु करेगी, में भी हो सकता है। आगे देखते हैं, बल और विस्थापन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। बल और संवेग यानी फोर्स और मोमेंटम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बल और त्वरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आओ, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है। बात आ गया है फिर सदिश पर, जब परिमाण और दिशा दोनों दर्शाया जाता है और उसे क्या कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं,
निम्न में से किसमें सदिश और परिमाण दोनों होते हैं? किसमें सदिश बोले तो दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अब देखो, द्रव्यमान, दूरी और चाल तीनों क्या है? अदिश है। तो बच क्या गया इसमें? संवेग। संवेग जो है आपका सदिश या परिमाण और दिशा दोनों होती है। और देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किसमें अदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि नहीं है कहने का मतलब है तो क्या है? सदिश है। तो आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, लंबाई अदिश राशि है। ये क्या है? अदिश राशि है। बच क्या गया ये सदिश के रूप में? तो आपको बॉल बच गया। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। एक बात जान लो सबसे पहले, कार्य कौन सी राशि है? कार्य जो है ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो एक तो बात तय है कि इसमें परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा। तो कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। आप देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक गति कौन कर सकता है, ज़्यादा स्पीड से कौन चल सकता है। एक घूमता हुआ पहिया कितना स्पीड घूमेगा? उसकी जो स्पीड होगी उसी के अनुसार घूमेगा। बंदूक की एक चलती हुई गोली है, मारेगा अगर बंदूक की गोली से तो बहुत उसकी गति होती है, उसी गति के अनुसार वो बहुत तेजी से निकलता है। गतिशील पत्थर ये तो हो ही नहीं सकता है ना। एक उठाया हुआ हथौड़ा, इसका आंसर हो जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली, इसके पास स्पीड बहुत अधिक होती है और वही पूछ रहा है कि इसमें अधिक काम कौन कर सकता है। इसमें एक बात जान लो कि ये न्यूटन के जो तीसरे गति के नियम है, उसी के अनुसार ये काम करता है। एवरी एक्शन बिफोर रिएक्शन पर, जो कि बंदूक की एक चलती हुई गोली सबसे अधिक कार्य या गति कर सकता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना है इसको। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? ये जो होगा आप देख लेना। क्या दिया है? फोर्स क्या दिया है? 20 न्यूटन। क्या दिया है? 20 न्यूटन। और आपका डिस्टेंस कितना दिया है? 2 मीटर। वर्क कितना हो रहा है? 20 जूल। तो कार्य आपसे पूछ रहा है। कार्य का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। अब देखो, ये कार्य आपका दे दिया है 20 जूल, फोर्स कितना दिया है? 20 न्यूटन, और डी कितना दिया है? 2 मीटर डिस्टेंस, और कॉस थीटा, यानी कि ये 20 कट गया, 1 बराबर हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और कॉस थीटा जो 1/2 होता है किसका मान होता है? कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा रे बाबू? 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ये भी पूछ रहा है डब्ल्यू के बारे में, यानी कि वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? और देखते हैं किया गया कार्य कितना है। तो किया गया कार्य जो है आपका, किया गया कार्य बल और दूरी का गुणनफल है। तो जो किया गया कार्य है आपका 2000 है, बल गुणे 4000, तो बल बराबर हो जाएगा 2000 बटा 4000।
तो बल बराबर हो जाएगा 5 न्यूटन। ये कट जाएगा 5 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा आंसर? 5 न्यूटन। नेक्स्ट आओ देखते हैं। नेक्स्ट में है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें एक बात तय मानना कि किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, स्थिति ऊर्जा मतलब होता है जहां वस्तु रखी हुई है वहीं पर स्थिर रहेगी। एक मिनट। वहीं पर स्थिर रहेगी और उसमें यदि किसी प्रकार के परिवर्तन न किया जाए तो। यह कह रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इसे केंद्र पर रखने में। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, वह अपने तरफ खींचेगा और आप जो वहाँ से जमीन से उठाइएगा तब आपको जो होगा कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाएगा और गुरुत्वीय जो स्थिति ऊर्जा होगी वह उस पर कार्य करेगी। नेक्स्ट, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? इसमें भी डब्लू पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है। तो इसका जो सॉल्यूशन है तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य डब्लू बराबर होता है mgh। mgh मतलब होता है कि मास कितना, द्रव्यमान कितना है 1 kg है, आवर कितना है 10 मिनट है, छोटा जी का मान कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और डब्लू वर्क बराबर mgh, डब्लू बराबर हो जाएगा 1 जो दिया है 9.8 और गुणे 10 तो जो आपका वर्क हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा। उसके बाद से है यदि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है, अतः वर्क जो हो जाएगा 98 जूल हो जाएगा। तो 98 जूल जो है इसमें ऑप्शन में जो है 98 जूल उसको हम लोग कर लेंगे। हाँ, ऋणात्मक होगा तो माइनस 98 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। यहाँ भी क्या पूछ रहा है? वर्क पूछता है। वर्क बराबर mgh होता है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेम वही प्रोसेस है। तो इसमें जो है आपका द्रव्यमान कितना है 20 kg और ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है 2 मीटर और इसका जो जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें जो हो जाएगा आपका वर्क हो जाएगा 40, 20 दूना 40 और गुणे 10 यानी कि 400 जूल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, आओ इसको देखते हैं। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो इसमें जो होगा चलती है तो कार्य की मात्रा कितनी होगी। कार्य की मात्रा कितनी होगी? तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल दिया है 1 मीटर और यह दिया है 1 न्यूटन तो बराबर ये हो जाएगा 1 जूल के बराबर। 1 जूल के बराबर कार्य को जूल में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या है। 10 किलोग्राम अगर सूटकेस उठा लेगा तो एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब देखो, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। वर्क बराबर 10 गुणे ये 0, 10 गुणे 0 बराबर 0, अतः व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 0 होगा, 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है।
इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। और इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में है कि दिया गया है क्या, m बराबर मास बराबर 4 किलोग्राम, प्रारंभिक वेग दिया गया है कितना v1 5 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग बोले तो v2 10 मीटर प्रति सेकंड, और वस्तु की गति 5 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु वस्तु पर किया गया जो टोटल कार्य है वह वस्तु के गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। आइए देखते हैं वस्तु पर किया गया कार्य जो होगा 1/2 गुणे 4 जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्रारंभिक वेग और जो 5 का स्क्वायर जो अंतिम वेग है, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 150 जूल। कितना हो जाएगा ये 150 जूल, 150 जूल हो जाएगा ये। और नेक्स्ट देखते हैं, आगे है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यहाँ भी पूछ रहा है कि वर्क क्या हो जाएगा, वर्क क्या हो जाएगा। तो गेंद का द्रव्यमान कितना है 0.1 किलोग्राम है। गेंद द्वारा ऊपर से नीचे की ओर गिरने में तय की गई दूरी जो पूरा है 2 मीटर है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, छोटा जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और कार्य जो हो जाएगा स्थिति ऊर्जा बराबर जानिए ना क्या क्या होता है, mgh होता है। m का मान 0.1 है, g का मान 9.8 है और 2 जो है आपका ये दूरी दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएगा 1.96 जूल। 1.96 जूल जो है ऑप्शन नंबर ए में है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हमेशा शून्य होगा। तो डिस्प्लेसमेंट उसका अगर शून्य होगा तो वस्तु पर लगने वाला कार्य भी शून्य होगा। विस्थापन कहते हैं किसको है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु की जो विस्थापित अवस्था होती है उसी को विस्थापन कहा जाता है। यदि उसमें यह कार्य नहीं होगा तो वह व्यवस्था शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। सब जगह डब्लू पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। तो वर्क बराबर जानिए रहे क्या होता है, mgh होता है। 120 क्या दिया है, इसका मास दिया है, द्रव्यमान दिया है। उसके बाद 2 क्या दिया है, 2 ऊंचाई दिया है। तो 120 गुणे 2 240 जूल, 240 जूल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आओ कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता जो कहलाती है ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो माने पॉजिटिव हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या होगा, उसकी कार्य का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो स्पष्ट बात जान लो कि कार्य का मान धनात्मक हो तो स्पष्ट होता है कि कोई भी कार्य किया गया है तो उसकी कार्य में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आओ देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। अब देखो कह रहा है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तो ये तो कार्य किया है, चल रहा है। तो एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, ये भी कार्य किया है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, ये भी कार्य कर रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलो लेके खड़ा रहे चाहे 50 किलो लेके खड़ा रहे, कोई कार्य नहीं है जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा पीछे नहीं बढ़ेगा। तो क्लियर। आओ नेक्स्ट देखते हैं, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। हम तो बताए भी थे अभी जस्ट पहले, जब विस्थापन बल की दिशा में नहीं होगा तो कार्य शून्य हो जाएगा, जब विस्थापन होगा तो समझिए कार्य धनात्मक हो जाएगा, कुछ कार्य होगा। नेक्स्ट आओ देखते हैं, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का एंगल या कोण कितना बनता है। तो कार्य शून्य होने की स्थिति और विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री हमेशा बना रहता है। कार्य बराबर जानिए रहे एफ डी कॉस थीटा बराबर 0, एफ नॉट इक्वल टू 0, कॉस थीटा
बराबर 0 बराबर cos 90 डिग्री, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। आओ नेक्स्ट देखते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो आप जान लो, जब किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री निश्चित हो जाएगा। देख भी लो, एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो W = FD cos थीटा। अब कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है और उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। तो 100 मीटर की दूरी तक जो किया गया कार्य है उसका, तो उस समझ जाना कि वो किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। अभी हमने बताया है, एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, इसका मतलब साफ है कि वहां कार्य हो रहा है। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, यह भी कार्य हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, यह भी कार्य हो रहा है। लेकिन एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। क्लियर, यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। किस मामले में कोई कार्य नहीं होगा। तो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो यहाँ पर जो वजन है उसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है। आओ नेक्स्ट देखते हैं। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का विस्थापन लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है। यानी कि अतः W = FS cos थीटा होता है और FS cos थीटा का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो कार्य शून्य हो जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। 20 न्यूटन 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। किया गया कार्य कितना है। यानी कि W = FD बराबर क्या होगा, बल और डिस्प्लेसमेंट यानी बल और विस्थापन का कार्य क्या होगा। तो दोनों कितना दिया है, 20 और 4 दिया है, तो 20 चौका 80 जूल कार्य इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, एक और बात जानो आप कि इसमें है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु की बल की दिशा 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है। तो किया गया कार्य क्या है। कार्य यहाँ देख लो, कार्य जो दिया है ना, इसको हमेशा जूल में मेजरमेंट करते हैं, जूल में मापते हैं। वाट तो होगा ही नहीं, पास्कल तो होगा ही नहीं, न्यूटन तो होगा ही नहीं। तो तुरंत यहाँ आंसर ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी पाओ और जल्दी लगाओ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले जाओ। इतना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर बनाना है तो बनाओ ऐसे। FD होता है बल और डिस्प्लेसमेंट होता है। बल जो दिया है 20 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है जो है आपका, विस्थापन जो है आपका 4 दिया है, इसलिए 20 चौका 80 जूल हो जाएगा। एक मजदूर भूमि से 15 kg का सामान लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर या 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। तो सामान के किए गए काम की गणना जो हो जाएगा, यहाँ G का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, वस्तु का भार जो दिया है ना 15 kg, अब भूमि से ऊंचाई कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर, तो गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये गुरुत्वीय त्वरण जो दिया है, तो उसमें जो वर्क हो जाएगा mgh मास, ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका हाइट, तब 15 10 और गुणे 1 बराबर 150 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 जूल हो जाएगा। और नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट में क्या है, कार्य होता है यदि, कार्य होता है यदि बल होता है तब, घर्षण होता है तब, शक्ति होता है तब नहीं, जब ऊर्जा होता है तब कार्य होता है। अगर ऊर्जा नहीं होता है तो कार्य नहीं होता है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तब एक बात जान लो, जब बल की दिशा के लंबवत हो विस्थापन, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
यानी कि दोनों के बीच के जो एंगल होगा कितना डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, वही बात है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अब इसका फॉर्मेट जो होता है W बराबर FD cos थीटा होता है। यदि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में अनुदिश प्रयुक्त थीटा इक्वल टू 0 हो तो कार्य अधिकतम तथा विस्थापन बल की दिशा में विपरीत हो तो कार्य ऋणात्मक होता है। और नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। आप देखिए किस पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, विस्थापन पर तो निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है, लेकिन प्रयुक्त बल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। एक बार और देखते हैं, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये नंबर आंसर इसका नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, सेम है, ये जो हो जाएगा आंसर इसका वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। निम्नलिखित में से 195 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। उठा हुआ हथौड़ा, एक चली हुई गोली, तेजी से आता हुआ पत्थर, एक घूमता हुआ पहिया। इसमें हम बताएं अभी कि एक चली हुई गोली सबसे अधिक कार्य कर सकती है, इसलिए कि सबसे अधिक वेग से जाएगा और न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार यह कार्य करता है। नेक्स्ट है, एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से ऊपर उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। यहाँ भी जी का मान जो दे रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रहा है। आओ तो देखते हैं, द्रव्यमान कितना दिया है 10 किलोग्राम, ऊंचाई कितना दी है 1.2 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कार्य का जो फॉर्मूला होता है m गुणे जी गुणे h, यानी 10 गुणे 1.2 गुणे 10 बराबर 120 जूल। किया गया कार्य कितना हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120 जूल हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, क्या इसमें से ऑप्शन इसमें रख देंगे कि कार्य कहलाएगा। तो आपको जानकारी होगा कि द्रव्यमान और त्वरण नहीं होगा, क्या बल और विस्थापन हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई नहीं होगा, द्रव्यमान और आयतन नहीं होगा। इसीलिए वर्क बराबर जो होता है एफ डी होता है, एफ जो होता है फोर्स होता है, बल होता है, डी जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ कार्य क्या कहलाता है, बल और गुणे विस्थापन इक्वल टू कार्य वर्क कहलाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। विस्थापन ज्ञात करना है तो विस्थापन के बारे में हम बता दें कि वर्क बराबर क्या होता है एफ डी, क्लियर। तो इसमें से विस्थापन ज्ञात करना है हमको, डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, तो ये W बटा एफ हो जाएगा। तो अगर हम 56 जूल दिया है 7 न्यूटन से भाग दे देंगे तो 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अतः इसका आंसर जो होगा 8 न्यूटन मीटर होगा, 8 मीटर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्नानुसार वही सेम दिया है, वही वैसा ही है कि कार्य बराबर दिया है एफ डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन, विस्थापन बराबर कार्य बटा फोर्स यानी कि वर्क बटा एफ, और सेम 56 बटा 7 7 8 56। और नेक्स्ट देखते हैं, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, यानी 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। कितना? 5 मीटर विस्थापित होती है। तो किया गया कार्य कितना है? आ गया बात वहीं पर कि बल, किया गया कार्य जो है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी वर्क बराबर एफ और डी। तो 10 गुणे
5 बराबर 50 जूल होगा। कार्य का मात्रक जानिए रहे हैं कि जूल है। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है, इसमें से कौन सही है। अब देखिए, क्या विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, इनमें से क्या सही है? क्या सही है? बी, सी और डी, क्या ये सही हो सकता है? ए, बी और डी, क्या ये सही हो सकता है? ए, सी, डी, ए, सी और डी, क्या ये सही हो सकता है या ए, बी, सी सही हो सकता है? अब देखो, अब थोड़ा सा समझो इसको। यह है कि विस्थापन पर किसी भी वस्तु का किया गया कार्य डिपेंड करता है। अगर विस्थापन होगा तो कार्य भी होगा, तो ए वाला तो सही है। दूसरा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण पर, तो बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? 90 डिग्री पर डिपेंड करता है। निश्चित है कि ये भी वाला सही हो जाएगा। अब रहा बात की वस्तु के द्रव्यमान और प्रयुक्त बल पर, तो प्रयुक्त बल पर ही यह वर्क करता है, द्रव्यमान पर वर्क नहीं करता है। इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ए, बी और सी। और नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ और आपसे रिक्वेस्ट है कि लगातार मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए डीएन एजुकेशन अड्डा चैनल को, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।